सभी को नमस्ते। वीडियो के भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है और आपसे अनुरोध है विमल योगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए ही बनाई जाती हैं। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका घर परिवार सब स्वस्थ रहे, आप समाज को भी स्वस्थ रखें। तो जैसे हमने पहली वीडियो डाली थी कि सबसे पहले क्या करें, योगासन, प्राणायाम या सूक्ष्म क्रियाएं, तो किस तरह से हम शुरुआत करें कि सबसे पहले हम किस अभ्यासों को करें, कौन से अभ्यासों को करें। तो पहला पार्ट हम डाल चुके, अब ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में हमारा प्राणायाम वाला हिस्सा था। तो जैसे हमने बताया कि सबसे पहले देखें, हमें सबसे पहले क्या है, बैठना आना चाहिए। तो बैठने आने के लिए सबसे पहले हम आसनों को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमारे आसन जब तक सिद्ध नहीं होंगे, हमें बैठने का ढंग जब तक नहीं आएगा, तब तक हम देर तक स्थिरता पूर्वक नहीं बैठ सकते। और जब तक हम स्थिर तरीके से नहीं बैठ सकते, तब तक हमारे प्राणायाम नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमने क्या करना, अपनी बॉडी को वार्म अप करके हमने क्या किया, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, ये सब अभ्यास मतलब शिथिलीकरण में आ जाते हैं। और उसके अलावा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा हम सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिर से लेकर के नीचे तक, पैरों तक हम सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। तो वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि सबसे पहले गर्दन के अभ्यास, फिर कंधों के, हाथों के, कोहनियों के, फिर कमर के, तो फिर अपने पैरों के। तो उन अभ्यासों से ऊपर से नीचे तक अपने सूक्ष्म क्रियाओं को कर सकते हैं, या नीचे से ऊपर को बैठ करके, अगर हम खड़े हैं तो ऊपर से नीचे तक हो जाएगा, अगर बैठे हुए हैं तो पैरों की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ सूक्ष्म क्रियाएं हो जाएंगी। दूसरा, उसके बाद में आप कुछ आसन कर सकते हैं। अगर कुछ आसन कर रहे हैं, आप गति के साथ भी कुछ आसन कर रहे हैं गति के साथ भी कुछ आसन कर रहे हैं, तो उनसे भी आपकी बॉडी शिथिल हो जाएगी। यानी आपको जो सूक्ष्म क्रियाएं करनी थी, उन सूक्ष्म क्रियाओं को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कुछ शिथिलीकरण के लिए कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे पेट के बल लेट करके मकर आसन कर लिया, भुजंग आसन कर लिया, और फिर कमर के बल लेट करके मरकट आसन कर लिया। तो कुछ अभ्यास ऐसे हैं कि उसको शिथिलीकरण आपकी बॉडी को शिथिल कर देते हैं। तो उसके बाद आप बैठ करके कोई भी आसन लगाएंगे, पद्मासन लगाएंगे, आप ध्यान करेंगे, तो आपकी आगे की प्रक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, बैठने की कोशिश की, तो बैठ जाते हैं। फिर उसमें चाहे आप इस तरीके से बैठें, चाहे आप सुखासन में बैठें। तो मैं सुखासन में बैठ करके आपको बताऊंगा। तो ये तरीका है। उसके बाद में हमने करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो शुरुआत हो चुकी है अब, क्योंकि हमने शिथिलीकरण के लिए कुछ अभ्यास शुरू में करे थे, फिर हमने कुछ आसन किए, आसनों के बाद में हमने बैठ करके अब प्राणायाम की शुरुआत करें। तो यही तरीका है। जैसे महर्षि पतंजलि ने पहले ही बताया हुआ है, ये सब प्रक्रियाएं हैं। आप क्योंकि आसन करेंगे, आसनों से आप अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को आप आसनों के द्वारा ठीक रख सकते हैं। बाकी कुछ समस्याएं हैं जो बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, ये उन लोगों के लिए जो लोग ठीक नहीं रहते हैं, अपने शरीर को ठीक नहीं रख पाते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने आसन करेगा, प्राणायाम करेगा, उसके बाद प्राणायाम के बाद में फिर वो अपना ध्यान करेगा। ध्यान में ही फिर समाधि लगती है। ध्यान जब टिकने लगता है, मन स्थिर रहने लगता है, तो फिर उसके बाद समाधि लगती है। तो वही प्रक्रियाएं हैं हमारे जितने भी 8 प्राणायाम हैं। 8 प्राणायामों को हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो शरीर के अंदर बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। अगर शरीर रोग से ग्रसित है तो रोग मुक्त हो जाएगा, वो स्थिर करेगा, क्योंकि मन भी एक तरह का रोग होता है। मन अगर चंचल है, मन में स्थिरता नहीं है, तो वो भी आपको टिकने का काम नहीं करेगा, क्योंकि आप शरीर से ही बीमार नहीं है, आप मानसिक तरीके से भी बीमार हो जाते हैं। तो ये सब एक तरह की बीमारियां, उन बीमारियों को ख़त्म करना है। तो वो हम आसनों के द्वारा और कुछ प्राणायामों के द्वारा,
फिर जो कुछ बचता है हम भ्रामरी उद्गीत करके ध्यान करके और फिर हम स्थिरता पूर्वक जब बैठते हैं तो उसके बाद हमारी समाधि लगती है। तो इन सब के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी, इतना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, सहजता के साथ में जितना होता है उतना करें। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। तो भस्त्रिका क्यों करना है? तो भस्त्रिका जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे फेफड़े सबल होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, जो कार्य क्षमता है उसकी वो क्षमता बढ़ेगी और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ेगा। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है तो आपका मन खुश रहने लगता है। बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन का संचार ठीक नहीं होता है तो चिड़चिड़ा, उद्देश्य, मतलब उतावलापन और मतलब इतना आवेश, हर बात पे आवेश, तो ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का संचार कम होने की वजह से ये सब होता है। तो उसको सम रखने के लिए, क्योंकि अत्यधिक ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर अगर आ जाती है तो वो भी नुकसान करती है। तो जो अभ्यासों का करने का जो समय अवधि है उसी अनुसार करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो भस्त्रिका जब हम करते हैं तो फेफड़ों में जब हम श्वास भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो लेने की और बाहर छोड़ने की जो समय जो है वो समय हमारा ठीक क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो 5-7 सेकंड में हमारी श्वास बाहर निकले, 5-7 सेकंड में अंदर लें और सहज तरीके से लें। एक बार देख सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम हम कैसे करते हैं। तो लंबी गहरी श्वास लेनी है, फिर उसको बाहर छोड़ना है, फिर लंबी गहरी श्वास भरनी है, फिर उसको बाहर छोड़ना है। तो मैं थोड़ा समय की वजह से आपको थोड़ा गति के साथ बता रहा हूँ। तो इस अभ्यास को आपने 3 से लेकर के 5 मिनट तक करना है। तो 5 मिनट से ज़्यादा ना करें। सुबह शाम अगर आप करते हैं तो 5-5 मिनट ही करें, तो इससे ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। आप 3 मिनट तक करेंगे, ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये हुआ हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद करें कपालभाति। तो कपालभाति के लिए हमने श्वासों को बाहर फेंकना, झटके के साथ बार बार हम बाहर फेंकेंगे। तो गति के साथ जो श्वास बाहर जब निकलती है, दोनों नासिका से बाहर निकलती है, तो उसका असर कहाँ पर पड़ता है? सबसे पहले पेट पर पड़ता है। फेफड़ों से श्वास होकर के नासिका के द्वारा बाहर निकल जाती है, तो उसमें हल्का सा झटका नाभि पर लगता है। तो ये अभ्यास जब हम बार बार करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे बैलेंस बनने लगते हैं, चाहे वो हमारे हार्मोन्स के हों, चाहे वो हमारे श्वासों की गति का हो, चाहे रक्त के संचार का हो। तो ये एक तरह से अगर हम सही हिसाब से करेंगे इस अभ्यास को तो ये अपने आप बॉडी के अंदर बैलेंस बनाएगा। अगर कहीं ब्लॉकेज आ रही है उस ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा। जो नस नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज होने लगती है उन ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी या ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था, ये कपालभाति जब हम करेंगे तो हमारी नस नाड़ियाँ पूरी खुलने लगेंगी, उनके अंदर संचार अच्छे से होने लगेगा। जिनको जिस तरह से बॉडी के अंदर कहीं पर भी गांठें हो गई हैं उन गांठों को भी मेल्ट करेगा। कहीं फेफड़ों में अगर समस्या है या नासिका में समस्या आ रही है, हड्डी बढ़ी हुई है या कोई अवरोध है, किसी भी अवरोध को ख़त्म करने का ये काम करता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक दूसरे के पूरक हैं सभी अभ्यास। अगर हम उनको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद में हमने क्या करना है, फिर हमने बाह्य प्राणायाम करना है। तो बाह्य प्राणायाम किस तरह से करते हैं? बाह्य प्राणायाम करने के लिए बाहर श्वासों को बाहर फेंका जाता है और नीचे से मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद ऊपर की तरफ लगाते हुए बंद लगा दिया जाता है। तो श्वासों को बाहर फेंका जाता है। तो इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम करते हुए, जैसे भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, फिर हमने बाह्य प्राणायाम किया। तो श्वास बाहर फेंकते हुए हम तीनों बंद लगा लेते हैं। तीनों बंद लगाने के बाद में कुछ क्षणों के लिए हम अपनी क्षमता अनुसार अपनी श्वासों को रोक सकते हैं। चाहे हम 1 मिनट के लिए रोकें, चाहे 30 सेकंड के लिए रोकें, अपनी क्षमता अनुसार। लेकिन जो अपनी श्वासों को नहीं रोक सकते हैं वो धीरे धीरे 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए अपनी श्वासों को बंदों के साथ रोकने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम बंद लगाने की प्रक्रिया जब करते हैं ना, तो उन प्रक्रियाओं में हम प्रखर बने, हम उसमें और समय को और बढ़ाने की कोशिश करें। तो जब हम लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, हम 1-1 मिनट तक अभ्यास मूल बंद लगा सकते हैं। तो नीचे से ऊपर को बंद लगेंगे और ऊपर से नीचे को बंद
खुलेंगे। ये हुआ हमारा बाह्य प्राणायाम। इसी में हम अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। तो अग्निसार क्रिया भी बिल्कुल इसी तरीके से श्वासों को बाहर फेंकते हुए पेट को अंदर को खींचते हुए त्रिबंध के साथ ही पेट को फिर आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। तो आगे पीछे मूवमेंट करने से क्या होगा, हमारी जो आंतें हैं, हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक होगा। इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का अवरोध आ रहा है, विकार अंदर आ रहे हैं, कब्ज जैसी समस्याएं हैं, एसिड जैसी समस्याएं हैं, तो ये सब विकार हैं, ये सब खत्म होंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके भीतर एक ऊर्जा संचार ऐसा होगा कि वो पूरी बॉडी में फैलेगा, क्योंकि आप जो कपालभाति किया, भस्त्रिका किया, उससे जो आपने ऊर्जा इकट्ठी करी अपने नाभि वाले क्षेत्र पर, आपने बाह्य और अग्निसार के द्वारा पूरी बॉडी में आपने फैला लिया। क्योंकि नाभि वाला क्षेत्र हमारा अग्नि तत्व है, तो ये अग्नि तत्व भी हमारा हमेशा ठीक ठाक रहना चाहिए। जो हम खाते हैं ना वो पचना चाहिए, और जो पचा हुआ है वो बाहर निकलना चाहिए। तो जो हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ला रहे हैं ना, तो ये अपना काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी कई तरह की वायु है। तो ये वायु हमारा निष्कासन का भी काम करती है और अवकाशन का भी काम करती है। तो अंदर लेना और बाहर छोड़ना, और जो अंदर गया उसको बाहर निकालने का काम ये वायु का ही काम होता है। तो जो हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं ना, तो इनको हम ठीक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद में अग्निसार क्रिया और बाह्य प्राणायाम करने के बाद में हम उसके बाद में कर सकते हैं गले का अभ्यास। जो थायराइड पेशेंट हैं, जिनको गले का विकार है, विशुद्धि चक्र में गड़बड़ी आ रही है, अपने विशुद्धि चक्र को सक्रिय करना है, अपने और भी बॉडी के अंदर जो चक्र हैं उनको सक्रिय करना है, तो इसी तरीके से हम इस अभ्यास को करते हैं, जो गले का अभ्यास है, जिसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। तो इसको करने से हमारे नाभि से लेकर के ऊपर तक पूरा बॉडी के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, और वो ऊर्जा अपना काम करती है। तो जिनके हार्मोन्स बिगड़े हुए होते हैं वो हार्मोन्स सम होने लगते हैं। किसी भी तरह का हार्मोन्स बिगड़ा हुआ है, गले से सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, पेट से समस्याएं हो जाती है, तो उन सब को ठीक रखने के लिए ये भीतर से ही एक इस तरह के प्राणायाम है कि ये अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चलेगा आपको स्वस्थ कर रहे हैं। ये हुआ हमारा गले का अभ्यास जो हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उसके बाद हम करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों को तो स्वस्थ करता ही है, और कई सारे हमारी जो बॉडी के अंदर जो अध्यात्म प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर विचारों को, जो कपालभाति हमने किया था वहाँ उस कपालभाति से और अनुलोम विलोम प्राणायाम से बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं विचारों को स्वस्थ रखने के लिए। यानी जो विचार भी गड़बड़ हो रहे थे उन विचारों को भी ठीक रखने के लिए, कहने के लिए कि आपका मन जो है, मन के अंदर जो चंचलता है, मन को स्थिर करने के लिए ये दोनों प्राणायाम बड़े ज़बरदस्त हैं। आपने जब बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया, उसके बाद में कपालभाति से आपने पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया, उसके बाद में फिर जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो जो बॉडी के अंदर जो हमारी नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, जो सिकुड़ चुकी हैं, चाहे वो हमारी आँखों की नसें हैं, चाहे वो हमारे दिमाग के अंदर नसें हैं, जो काम नहीं कर रही हैं उनको फिर से सक्रिय करने के लिए, उनको फिर से काम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे बोला जाता है ना, तो ये नाड़ियों का शोधन करने के लिए, यानी उनको साफ करने के लिए, उसमें किसी भी तरह का विकार है उसको हटाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो मैंने जैसे बताया हर प्राणायाम एक दूसरे का पूरक है। तो ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम। तो ये रोगों से भी रिलेटेड है, और आप अध्यात्म संसार की उन शक्तियों से जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं वो उनसे भी संपर्क आप साध सकते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जागृत होंगी तो आपके अंदर ज़बरदस्त, आपकी बॉडी के अंदर एक ज़बरदस्त प्रक्रिया ऐसी चलेगी कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरह का बदलाव आ रहा है, आपके बोलने में बदलाव आ रहा है, आपके सोचने में बदलाव आ रहा है, आप पहले से ही किसी चीज़ को भांपने में बदलाव आ रहा है, आपको जिनको बोल रहे हैं वो उस बोलने में भी आपका बदलाव आ रहा है। तो ये कई सारी ऐसे हैं जो आप अनुलोम विलोम से अपनी बॉडी के अंदर ले आएंगे। फिर इसके बाद में हमने करना है भ्रामरी और उद्गीत। तो भ्रामरी के लिए हमने वाइब्रेशन करनी होती है, पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेट करते हैं, चाहे हम ओम का उच्चारण करें,
चाहे हम हुंकार भरें, जब नीचे से ऊपर की तरफ, हमारी नाभि से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन होने लगती है और हमारी वो वाइब्रेशन सिर तक पहुंचने लगती है, तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है अंदर की साइड में। उज्जाई के बाद में हम करते हैं फिर उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत प्राणायाम का भी अपना ज़बरदस्त लाभ है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम उस परमात्मा की उस विराट शक्ति से जब संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि ओम जब शब्द हम बोलते हैं तो 3 उसके अंदर से वाइब्रेशन पैदा होती हैं, 3 तरह की, और वो तीनों वाइब्रेशन अपना काम करती हैं। तो आपके मूलाधार केंद्र से ऊपर की तरफ आपके सहस्रार तक आपका ये कमाल कर देता है। तो जो आप रोग ग्रसित हैं, जब ऐसी वाइब्रेशन पैदा करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो सारे रोग बाहर निकलने लगते हैं। रोग, अगर रोगों से ग्रसित है शरीर, तो रोग बाहर निकलने लगते हैं। जो स्वस्थ है उसका मन स्थिर होने लगता है। तो उसके बाद में फिर ध्यान वाली प्रक्रिया चलती है। फिर आप अपने मन को जहाँ टिकाना चाहें, आप चाहे खुली आँखों से हैं चाहे बंद आँखों से, आपका अंतर्मन उस परमात्मा की परम शक्ति से जुड़ता है, जो निराकार है, निर्विकार है, जो पूरे ही संसार का, ब्रह्मांड का संचालन करने वाली परम शक्ति है। उस परम सत्ता से आपका संबंध जुड़ता है, चाहे वो प्रकाश के रूप में जुड़े, चाहे वो आपको किसी भी आकृति के रूप में जुड़े। जब आप स्थिरता पूर्वक बैठने लगते हैं तो एक समाधि वाली अवस्था पहुंचती है। तो बस यही है, आप चाहें तो अपने रोगों को स्वस्थ करें, रोग मुक्त करें अपने शरीर को, रोगों से मुक्ति पाएं, या आप अध्यात्म की उन परम शक्तियों से संबंध जोड़ें जो योगी लोग समाधि के द्वारा पर्वतों में जा कर के करते हैं। आप चाहे अपन गृहस्थ में रह करके अपने मन को स्थिर करके वहाँ तक जोड़ सकते हैं। तो आपके रोग भी खत्म होंगे, आपके विकार खत्म होंगे, आप जो कष्ट झेल रहे थे वो भी खत्म होंगे। तो ये आपको स्वस्थ भी करेगा भौतिक संसार से, और स्वस्थ करेगा उस आध्यात्मिक जगत से, उस संबंध जोड़ेगा जहाँ आपका संबंध जुड़ना चाहिए, जहाँ इस आत्मा का, इस परमात्मा से संबंध जुड़ना चाहिए। ये योग की वो प्रक्रियाएं हैं, योग का वो रास्ता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना चाहिए, और लास्ट तक आपने क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बहुत खास महत्वपूर्ण ये वीडियो थी। आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और सभी को नमस्ते।